अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 मई है और आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई ख़ास दिन नहीं है, कोई स्पेशल डे नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा ख़ास दिन है कि आज मुझे जब मैं काम पर आज आ रहा था, जो 2 दिन से टेलीविज़न पे डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि कौमी यकजहती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें आजकल के दिनों में पड़ रही है। आजकल के वही तो दिन है कि जब हमें यकजा होने की ज़रूरत है। आजकल के वही दिन है जब हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का साथ दें। आज वही दिन है जब आपको ये दिखाना है कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं पूरी शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। हम कोई पॉलिटिकल शो नहीं करते, हमारे एक एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट बेस्ड शो है, लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये कहेंगे कि देखिए, घरों में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन अब घर तोड़ना शुरू नहीं हो जाते हैं। आपकी कोई भी घर में प्रॉब्लम होती है, वालदैन से कभी नोकझोंक हो जाती है, तो क्या आप अपने किचन को आग लगा देते हैं? क्या आप अपने लाउंज के अंदर उसकी दीवारें खिड़कियाँ तोड़ देते हैं? हरगिज़ नहीं। प्रोटेस्ट करना, नाराज़ होना, अपनी बात मनवाना, इंतज़ार करना, ये सारे एक रिलेशनशिप के प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन तोड़ फोड़ कर देना, आग लगा देना, अपने घर को जला देना, ये किसी भी अक्लमंद इंसान का अंदेशा नहीं, एक अक्लमंद इंसान का एक वो नहीं होता, तरीक़ाकार नहीं होता। और आपको मैं एक बार फिर बताता ही चलूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें यकजा होने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं और ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, और पाकिस्तान ने इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस तरह का जितना भी वैंडलिज़म होता है, जितनी भी सड़कों पे टेररिज्म होता है, जितना भी प्रोटेस्ट जब बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है, सख्त हो जाता है, जब मार पीट शुरू हो जाती है, तो आपकी जो मईशत वैसे ही डिक्लाइन पर है, वो मज़ीद और नीचे चली जाएगी। आपको पता है कल डॉलर कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। लोग पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट पहले ही नहीं कर रहे थे, अब जो लोग कर रहे थे उन्होंने भी हाथ पीछे करना शुरू कर दिए होंगे। सोने की कीमत आसमान छू रही है इस वक्त। आप देखिए, सिर्फ इस वजह से कि पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी नज़रों में पाकिस्तान हमेशा से रहा, और हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप प्रोटेस्ट ज़रूर करें, ज़रूर सड़कों पे निकलें, अपनी बात मनवाएं, लेकिन तोड़ फोड़ करना, जलाओ घराव करना, एक दूसरे की जानों को नुकसान पहुंचाना, जो लोग हमारे बॉर्डर्स पे हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, वो भी पाकिस्तानी और हम में से ही हैं। अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो बात करके हर कॉन्फ्लिक्ट हल हो सकता है। लड़ाई झगड़ा करना, मार पीट करना, चीज़ें तोड़ फोड़ कर देना बिल्कुल भी अक्लमंद लोगों की निशानदेही नहीं करता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। आपको पता है जितने भी जो भी नौजवान नस्ल है, उन सब का एक पॉलिटिकल माइंडसेट होता है, उनका एक पॉलिटिकल अवेकनिंग होती है वक्त के साथ साथ। उनको पता चलता है कि जी ये हमारा लीडर है और हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं और हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो आप आइडेंटिफाई करते हैं लीडर्स, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत और एक जुनून की बेसिस पे मत कीजिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़िए, देखिए पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है 1947 से लेके आज तक, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव हैं। आपका जो एक सीधा हाथ था, बांग्लादेश जो था, उसको कैसे काट के अलग कर दिया गया था, उसके पीछे कौन लोग थे, वो क्या पूरी साइंस थी, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आपको मिलेंगे। किस तरह कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कितने सारे बेतहाशा लोग हैं जो कि असैसिनेट हुए थे इस मुल्क के अंदर। कितने सारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो अरेस्ट हुए थे। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इट्स अ वेरी एनरिच्ड कंट्री जिसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जिसमें उतार चढ़ाव रहे हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं, कभी नहीं करते, और अगर कभी अरेस्ट होते हैं तो वो अपना जो टाइम होता है उसको मुकम्मल करके वापस आते हैं। लेकिन कहीं भी ये नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा रिएक्शन देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह खान साहब को अरेस्ट किया गया था, उसी तरह का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। वो जवाब देने की भी एक लिमिट होती है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन मार पीट, लड़ाई झगड़ा और अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से आपकी बात
मान ली जाएगी। तो पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, और हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए वो मुल्क की सलामती को, सालमियत को हमें अहमियत देनी चाहिए, हमारी इमेज को अहमियत देनी चाहिए, हमें एक दूसरे की जो एक सिक्योरिटी है उसको अहमियत देनी चाहिए। हम लोग अपने ही इदारों को इस तरह टारगेट करके उनकी इज़्ज़त पामाल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सच को हमेशा जितवाए, सच का बोलबाला हो, और जो भी सच्चा है, जो मुल्क के साथ सच्चा रहा है, जिसका एक मुल्क के साथ जो स्पिरिट है, जो मुल्क के साथ उसका जज्बा है सच्चाई का, और मुल्क के साथ जो पॉजिटिव उनकी सोच है, जिन लोगों की भी है, वो हमेशा अल्लाह ताला उनको आगे रखे, जिताए, और पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। और इसी के साथ हमारे साथ है शेफ़ नौरीन। अस्सलामुअलैकुम शेफ़ नौरीन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? जी। शेफ़ नौरीन, देख रही हैं क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? एग्जैक्टली पाकिस्तान तो हमारी जान है, हम सबकी पहचान है, लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही मुल्क को, अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह है ना, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, बेशक। और मेरे ख्याल से हमें जिस तरह हम लोग दुआएं मांगते हैं अपनी सेफ्टी की, हमें मुल्क की भी सेफ्टी के लिए दुआएं मांगती रहनी चाहिए। हमें मुल्क के लिए भी ये सारी दुआएं करते रहनी चाहिए। और मुझे एक बात बताएं, वैसे मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड एक बात पूछ रहा हूँ, बट वी आर ऑन, वी आर लाइव, ऑफ रिकॉर्ड तो रहेगा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप का एक पॉलिटिकल नजरिया है मुल्क की तरफ? इतना नहीं है, इतना नहीं है। आप क्या समझती हैं कि कौन किसको इख्तिदार में आना चाहिए? देखिए, मैं कहती हूँ जो पूरे मुल्क का ख्याल कर सके और कोई भूखा नहीं मर सके, मतलब किसी की, मतलब कहते हैं ना, एक तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है उर्दू का, आपको पता है, लेकिन बस अब ख्याल करें पूरे मुल्क का, अपना मुल्क समझ के, अपने लोगों को समझ के, मतलब मोहब्बत से रहें। मुझे वही, उन्हीं को मैं कर सकती हूँ, बाकी मैं किसी, ये नहीं कि मुझे ये या ये हाँ, मुझे ये नहीं है, बस हमारा मुल्क सेट रहे, ऑल सेट रहे। आमी, बिल्कुल सही बात है। और हमें भी यही सोचना चाहिए कि मुल्क, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे, और एक तहफ़्फ़ुज़ का एक, हम लोग यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने, एक दूसरे की सिक्योरिटी को हम लोग क्वेश्चन ना कर रहे हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं कल देख रहा था, लाहौर में एक कंटेनर ब्लास्ट हो गया जो कि प्लान्ड नहीं था मेरे ख्याल से, और आप देखिए कितना जानी नुकसान हो सकता था। वैसे ही टाइम एंड अगेन कभी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कभी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हम लोग पूरे साल इस तरह की ख़तरनाक खबरें अपने मुल्क के लिए सुन ही रहे होते हैं, और अब इस तरह का एक वेव आया हुआ है, एक रेवोल्यूशनरी वेव है। इस तरह कभी भी अवाम सड़कों पे निकल के उन्होंने प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांगली नहीं किया। लीडर्स की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली होती है, प्रोटेस्ट करना, पॉपुलैरिटी लीडर की होना, अपने लीडर को वापस मांगना, ये सारी बातें एक तरफ है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, मुल्क को, मुल्क की जितने भी एजेंसीज़ हैं या कोई भी इदारे हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान मत पहुँचाइए। कल पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो रेडियो पाकिस्तान है, आपको सोचिए, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ योर कंट्री है, उसको आग लगा दी गई। किस तरह से इदारों के अंदर लोग घुस के एक कोर कमांडर हाउस का जो हाल किया है, ये इंसानियत का एक जो तरीक़ाकार है वो नहीं होता है। आपको थोड़ा सा हौसला करके चलना है, और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और आपके जो लीडर हैं उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दूसरी तरफ से जितनी भी जो, और जिस तरह हमारी जो पुलिस वाले हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, वो कभी इस तरह के अगर एक उसमें आती हैं, फेस टू फेस आती हैं अवाम के साथ, उनको भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस तरह की जब एक रिएक्शन एक दूसरे को देंगे, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। ये जो है ना, ये चीज़ आई थिंक, क्योंकि देखिए, मैं कहती हूँ ह्यूमंस तो है, लेकिन ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। हाँ, ये सारी चीज़ है ना, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। फिर मैं देख रहा होता हूँ कि प्रोटेस्ट के अंदर छोटे बच्चे, ख़वातीन सब आए हुए होते हैं, और इस तरह एकदम से एक गहमा गहमी मच जाती है। बट एनीवे, जो बात करनी थी आपसे हम कर चुके हैं। आप अगर आज भी प्रोटेस्ट के ऊपर जा रहे हो, तो आप अपने साथियों को भी इसी बात का मशवरा दीजिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि किसी को नुकसान ना हो, आपके मुल्क को ख़ास तौर पे नुकसान ना हो। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। नौरीन, बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवर ईटिंग करते हैं और फिर बैठे रह जाते हैं। हाँ। इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा उनका पेट बढ़ता रहता है, बढ़ता Exactly. रहता है। हाँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन वो कहते हैं बस डाइट कर लो तो सेट हो जाएंगे। आप मानती हैं इस बात को? देखिए 70% आपकी एक्सरसाइज होती है, 30% आपकी डाइट होती है। बिल्कुल। तो एक्सरसाइजेस के साथ साथ तो आपको डाइट करनी है। अगर सिर्फ आप डाइट ही करेंगे और बैठे रहेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट वहीं का वहीं रहेगा और बढ़ता चला जाएगा, पेट भी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो लेकिन एक्सरसाइजेस भी करें और अपने डाइट कंट्रोल भी करें तो वो दोनों चीजें मिलेंगी तो आप बिल्कुल सेट हो जाओगे। और आपको अगर अपनी टमी को अंदर करना है और अपना एब्डोमेन आपको सही करना है, उसकी एक्सरसाइज हमें बता रही हैं कोबरा अनस। ओवर टू यू कोबरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा अनस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं फिटनेस ट्रेनर। मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इजी टू फॉलो होम वर्कआउट्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जिम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ख़वातीन ख़ास तौर पे घर से निकलने के लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, उन लोगों के लिए बहुत बर्डन होता है। तो मैं वो वर्कआउट्स लाई हूँ जो आप कहीं भी अपने घर में इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्कआउट मैं आपको बताऊंगी टमी का वर्कआउट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो है टमी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एब्डोमिनल वर्कआउट से। चलिए जी, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बेसिक क्रंचेस। इसमें आपने ब्रीदिंग का बहुत ख्याल रखना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, हमेशा सांस को आपने बाहर खींचना है। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्कआउट है स्लाइटली हील टच। साइड टू साइड हमारी हील टच है। बहुत आराम आराम से करना है, तेजी से नहीं करना है। मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग, ब्रीथ करना मस्ट है। कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट वर्कआउट है क्रॉस एल्बो टच। आपने अपने नी पे एल्बो को टच करना है क्रॉस में। मेक श्योर यू हैव टू लिफ्ट योर होल बॉडी, यानी अपर बॉडी आपने अपनी पूरी उठानी है। हम साइड चेंज करेंगे। Now next one is full sit up. ओके जी, अब हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में। आप लोगों ने पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने वर्कआउट्स को कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह आपने पोस्चर्स का करेक्ट ख्याल रखना है। बिल्कुल पोस्चर्स करेक्ट होना बहुत मस्ट है। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबर। इसका मॉडिफाइड वर्जन है ये, जिनसे रनिंग नहीं हो सके, ठीक है। और ओरिजिनल ये है। तो अगर आपसे ये ना हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अप टू योर स्टेमिना।
करेंगे प्लैंक होल्ड। ट्वेंटी सेकेंड होल्ड करना है। तो ये था हमारा एब्डोमिनल वर्कआउट। हमें इसके 2 राउंड और करने हैं। अब हम इसको रिपीट करेंगे। जब तक आप ले सकते हैं छोटा सा ब्रेक, पानी पी सकते हैं। 2 सिप पानी से ज़्यादा आपने नहीं लेना। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं राउंड 2। क्रंचेस से स्टार्ट करते हैं। टू साइड हील टच अगेन। पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब आप करते हुए फील कर सकते हैं कि आपके एब्डोमेन में ठीक ठाक पेन महसूस हो रहा होगा। तो ये नॉर्मल है। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये पेन हो रहा है तो आप वर्कआउट छोड़ दें। नहीं, पेन होता है और ये मस्ट है। वर्कआउट में मस्कुलर पेन होना नॉर्मल है। अब हम थर्ड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। एल्बो टू नी, क्रॉस एल्बो नी टच। साइड चेंज करने लगे। फुल सिट अप। इसमें आपने अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। आपकी अपर बॉडी पूरी ऊपर आएगी। Mountain climber. Plank hold, last one. आप चाहें तो अपने सेल फोन में 20 सेकंड्स का टाइमर भी लगा सकते हैं। हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस एब्डोमिनल वर्कआउट के हवाले से। आप इसको चाहें तो 3 राउंड कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने राउंड्स बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे और हमारी बहुत सारी कॉल्स के बाद हमें एक खुशखबरी सुनाई दी कि हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हारे शो पे आ रही हूँ। हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। सलाम डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है डॉक्टर साहबा। देख रही हैं मुल्क में क्या हो रहा है आजकल? हाँ हाँ, और आप मुझे चेहरे से ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है आपका। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम दुआएं खैर ही कर सकते जी हैं। बिल्कुल, दुआएं खैर कर सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहबा आई हुई है, अभी एक ख़बर हमारी नज़रों से गुजरी थी कि कुछ लोगों ने एक एम्बुलेंस को रोक के मरीज़ उतार के एम्बुलेंस जला दी। हम इस बात की भी बहुत मजम्मत करते हैं, ये नहीं करें। बिल्कुल आवाम के साथ तो कम से कम ये मत करें, और वैसे भी किसी फोर्सेस के साथ भी मत करें। या आप अगर कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, फिर मैं आपसे कहूँगा पीसफुल प्रोटेस्ट करें और इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अच्छा एक सूरत हाल बनेगी। डॉक्टर साहब, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो मखसूस आयाम का दर्द होता है वो इतना बुरा होता है कि उससे बच्चियां जो है ना पेन किलर खाने लग जाती हैं। उसके बाद वो इनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी नहीं रहती, क्योंकि हर वक्त पेन किलर खा 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 कर फिर नेचुरोपैथी में कहते हैं कि यूट्रस पे एक लेयर आ जाती है जिससे एग साइज़ छोटे होते हैं, उसके बाद अंडे बनने की सलाहियत ख़त्म होती है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई आप जब मखसूस आयाम का दर्द हो तो कोई घर के आप रेमेडी कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे, पेन किलर्स पे ना जाएं। तो ये मेरा विज़न है नेचुरोपैथी में। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, बहुत सारी थेरेपीज़ या बहुत सारे जो पैथी है वो इत्तेफाक नहीं करते हो, लेकिन नेचुरोपैथी में ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चादानी और अंडादानी अपना काम, जो उनका काम है कि एग्स बनाना और उसके बाद बच्चे पैदा करने की सलाहियत, वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली जब लड़कियां उम्र बलूगत पे पहुंचती हैं और ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है, उस वक्त उनसे कहते हैं बिल्कुल पेन बर्दाश्त नहीं होता, जो क्रैम्प्स का पेन होता है। क्रैम्प्स तो पड़ते हैं उस वक्त तो जब क्रैम्प्स के लिए पेन किलर्स खाएंगी तो इनफर्टिलिटी तभी से स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, या कोई एक सर्टेन एज होती है? नहीं, देखें हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है ना। मैं मिसाल दूंगी कि बारिश हम सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो परेशान हो जाते हैं ना, फिर वो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे आंधी, हवा हमारी ज़िंदगी है, लेकिन आंधी ज़िंदगी ले लेती है, आंधी भी तो हवा ही है। तो इसी तरह बहुत सारे अद्वियात का इस्तेमाल जो है फिर जो है ना आपकी बच्चादानी और आपकी अंडादानी की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। ठीक है डॉक्टर साहब, कि रिवर्स हो सकता है प्रोसेस? अगर देखिए किसी ने बहुत सारी पेन किलर्स खा ली हो इन क्रैम्प से बचने के लिए और डॉक्टर उनके कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी हो रही है, तो क्या फिर वो वापस से सही हो सकती है चीज़? देखिए ये एक थ्योरी है और मैं इस थ्योरी को मानती हूँ। थ्योरी का मतलब है कि सब सोच, मेरी सोच है कि आपको बहुत सारे अद्वियात नहीं खानी चाहिए। और एक रीज़न इनफर्टिलिटी का ये भी है, हर एक के साथ ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, और बिल्कुल रिवर्स हो सकता है अगर आपकी उम्र कम है। अगर आप 30-35 साल के हो गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप एज फैक्टर है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा, कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह 11 बजे उठा, लेकिन दोपहर 12 नहीं बजने चाहिए। बिल्कुल सही। तो मतलब कि इस तरह मतलब कोई बात नहीं, अगर आपने पेन किलर्स खाई हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं, आप नेचुरोपैथी पे आ सकते हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं वो कर सकते हैं। उससे फिर आप जो है वो जो दर्द और जो क्रैम्स होता है जो आपको डॉक्टर के पास ले जाता है, फिर आपको पेन किलर्स लगते हैं आईवी के ज़रिए भी, मतलब कि आप पेन किलर्स लगवाते हैं, फिर कुछ की आदत हो जाती है साइकोलॉजिकली भी कि पीरियड्स आ रहे हैं, वो दर्द इतना होता है, वो क्रैम्स ऐसे होते हैं कि वो फिर हर साइकिल पे फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और कुछ को तो मेरे पास ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स मतलब बच्चियाँ आई थी जो बेहोश हो जाती थी दर्द से। दर्द होता था, इतना बुरा दर्द होता था कि वो फेंट हो जाती थी। आज उन सब के लिए कि आप उस स्टेज तक ना पहुँचे, अगर आपके साथ ऐसा है तो कौन सी हर्बल रेमेडीज़ आपकी मदद कर सकती हैं, वो सब आज हम बताएंगे। जी प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले देखिए थेरेपी, सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी। अगर किसी को क्रैम्प्स पड़ते हैं तो हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। अब हाइड्रोथेरेपी क्या है? हाइड्रोथेरेपी है पानी में बैठना, मखसूस आयाम में नहीं, मखसूस आयाम के अलावा
जैसे आपके मखसूस आयाम ख़त्म हो जाए 7 डेज़ का, उसके बाद 8वें दिन से आपने पानी में बैठना है। एक दिन ठंडे पानी में, काबिल बर्दाश्त ठंडे पानी में, एक दिन गर्म पानी में, काबिल बर्दाश्त गर्म पानी में। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम पानी में, ठंडे पानी में या गर्म पानी में नहीं बैठना चाहते, तो एक दिन जो है नाफ के नीचे और कमर पर आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी हैं आधे घंटे तक। दूसरे दिन फिर आपने गर्म पानी की पट्टियाँ रखनी है। मैं कहती हूँ ठंडे और गर्म पानी की पट्टियाँ रखने से अच्छा है कि आप टब में बैठ जाएं हाफ एन आवर के लिए। आप यकीन करें 3 साइकिल्स में आप भूल जाएंगे कि आपको दर्द क्यों होता था और किस तरह का होता था। बहुत मुफ्त इलाज है, पानी हर घर में होता है, आपने बर्फ़ जमा लेना है। ठंडा और गर्म पानी की हाइड्रोथेरेपी उन सारी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनके मखसूस आयाम बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं और जिनको मल्टीपल सिस्ट बनने की, जैसे उनको सिस्ट बनती रहती है, एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, एंडोमेट्रोटिक भी हो सकता है, या जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसलिए कि उनको एडिनोमायोसिस होता है। तो ये सब मैं नाम ले रही हूँ। इन सब की वजह से भी अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पेनफुल होते हैं और बाज़ औक़ात बुखार हो जाता है, तो आप ये मुफ्त की हाइड्रोथेरेपी करें। दूसरा, वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। आप ख़वातीन जो है जब मतलब आदत डाल लें अपनी बच्चियों में कि वो आधा घंटे अपने आप को मी टाइम दें, वो होता है ख़वातीन का मी टाइम, मेरा टाइम। अब ये योगा क्या करेगा, आपको आपका जो साइकिल है वो उसको प्रोलॉन्ग करेगा। प्रोलॉन्ग साइकिल का नहीं मतलब आपके जो आपको संन्यास यानी कि आपको मेनोपॉज में जाने से रोकेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड तक होगी। आपके वो वाले हार्मोन्स जो आपको स्ट्रेस हार्मोन्स, उसको कम करने में मदद करेगी। तो आप ज़्यादा अरसे तक आप में बच्चे पैदा करने की सलाहियत होगी और ज़्यादा अरसे तक यानी 50-60 साल तक भी हो सकती है। और ये रिपोर्ट हुए हैं नॉर्दर्न एरिया में सेकेंडरी प्रेगनेंसी जो है 50 इयर्स में भी होती है, क्योंकि उनका चलना, उनकी ग़िज़ा, उनका खाना, तो वही चीज़ आपने करना है, यानी कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, जी। उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? सानिया बात कर रही हूँ मैं लाहौर से। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल लाहौर में, तो उस हवाले से जो स्किन है उसको फ्रेश कैसे रखा जाए ताकि हमारी स्किन ख़राब ना हो, वो ग्लो करे फिर भी। अच्छा, गर्मी में भी ग्लो करे। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपको सानिया आपके सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले सानिया ने कॉल करके डॉक्टर बिल्किस के लिए सवाल किया था। जी डॉक्टर बिल्किस। जी, सादिया ने पूछा था कि ऐसा क्या किया जाए कि गर्मियों में भी स्किन जो है वो ग्लो करे। ऐसा आप क्या करेंगी, आप गर्मियों के सीज़न में जो फल फ्रूट आए हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी। जैसे अब आए हैं जामन का इस्तेमाल कीजिए, फालसे का शरबत पीजिए, और पानी गर्मियों में थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। जैसे अगर आप 7 ग्लास पीती हैं तो आप कोशिश कीजिएगा 8-10 ग्लास तक पिएं, पानी पिएं। शोरबे वाले ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे भून के सालन वगैरह बनाते हैं वो इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, स्किन पे ग्लो रहेगा। और जो खट्टी चीज़ें आती हैं, इमली आएगी, आलू बुखारे आएंगे, उनका भी इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी का ख़जाना, उससे पसीने की ज़्यादती भी रुकेगी और स्किन ग्लो भी करेगी। और कैरियाँ आई हुई हैं, तो आपने क्या करना है, कैरी ले लीजिए आप, उसका छिलका उतार दीजिए, उसका बीज अगर वो उसके ऊपर जो छिलका पक गया है वो नहीं, बीज अगर बन गया है तो वो जो सख्त पार्ट है वो निकाल दीजिए। पूरी छोटी सी कैरी को जो है 25 से 30 पुदीने के पत्ते आधा कप दही के साथ ब्लेंड कर दीजिए। आपकी बहुत अच्छी स्क्रब क्रीम तैयार हो गई।
आप रोज़ाना 1 घंटे के लिए लगाएं अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर ड्राई है तो हफ्ते में 1 दफ़ा लगाइए और जो है ना इसको लगाइए, ये ग्लो भी करेगा और आफ्टर सन थेरेपी भी करेगा। जैसे सूरज की छांव से जो आपकी स्किन ख़राब होती है उसको भी सही करने में आपकी मदद करेगा। हमारे साथ साहिवाल से बुशरा की कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। जी बुशरा, क्या सवाल है आपका? सर जी आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ से वो गूंज रही है। आपका सवाल क्या है बुशरा, प्लीज़ बताइए। मैंने ना डॉक्टर बल्कि से ये सवाल करना था कि वो मेरी ना जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसकी जो साइडों पे है ना, मतलब पसलियां जो हैं, मतलब नीचे हिप से लेकर ऊपर कंधों तक, ये दोनों साइडों पे मेरे बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। मुझसे ज्यादा बैठा नहीं जाता। मैं बैठ के सब्जी बना लूँ, कोई काम बैठ के करने लग जाऊँ तो मेरी कमर टूट जाती है। रीढ़ की हड्डी की दोनों साइडें जो हैं, नीचे हिप से लेकर ऊपर कंधों तक। आखिरी सुने, आप वो बात करिए ना कि रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी जो आप हिप जॉइंट के ऊपर जो है वो उसकी बात करिए, उसकी दोनों तरफ दर्द होता है और बैठने में हाँ। आप वही। आप शादीशुदा हो? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, ऑपरेशन से हुए हैं बच्चे, नॉर्मल हुए हैं? मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। ऑपरेशन से हुए। उसके बाद आपने मालिश वगैरह नहीं कराई होगी? नहीं। जी ठीक है। अच्छा, अब आपने बैठना है। आप ज़मीन पर अगर बैठेंगी तो डोनल कुशन आता है, डोनट की तरह ना, ऐसे गोल होता है, बीच में होल होता है, डोनट की तरह जो डोनट। सही है, उस कुशन पे आप बैठेगी। डोनल्ड कुशन कहते हैं वैसे तो इसे। आपने उस पे बैठना है, गोल सा होता है, ताकि आपका हिप जो है ना, वो जो बीच वाला हिस्सा है उस पे पड़े और आपकी हड्डियों पे प्रेशर ना पड़े। और आपने एक मसाज करनी है। मसाज करने के लिए आपने तेल बनाना है। जैतून का तेल आपने लेना है 1 कप। उसमें 1 चम्मच दालचीनी आप डालेंगी, 1 चम्मच आप लौंग डालेंगी। जैतून के तेल को गरम करके ये दोनों चीज़ें डाल दीजिएगा और चूल्हा बंद कर दीजिएगा। इनका ऑयल जो है वो जैतून के तेल में मिक्स हो जाएगा। फिर आपने जो है उल्टा लेट कर, जो आप बता रही हिप के ऊपर वाला जो आपका दुमची की हड्डी कहते हैं वैसे से, तो आपने उस पर अच्छी तरीके से ऑयल करके ना ऊपर इस तरह करके मसाज करना है, इस तरह। प्रेशर जो है ना आपने नहीं देना हड्डी पे। आपने जो साइड के जो आपका जो गोश्त है उस पर आपने हल्का सा प्रेशर देके अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करना है। उससे इंशाल्लाह आप ये मसाज करेंगे, आपको फ़र्क पड़ेगा। और खाने के लिए आपने मखाने जो है उसको हल्का सा तेल में भूनकर फिर आपने दूध में डालकर इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आप 10 से 15 मखाने इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, पंजीरी भी तो बहुत सारे लोग खाते हैं और आपने भी एक दफ़ा कहा था कि पंजीरी वैसे भी खाते ही रहनी चाहिए। जी जी, पंजीरी खानी चाहिए, लेकिन अब जो इनको नुकसान जो पहुँचा, देखिए डिलीवरी के बाद ना ख़वातीन को जो मसाज का जो 1.25 महीने का आराम का कहा है, मसाज का कहा है, अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब आप ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद फिर कुछ लोग कहते हैं मसाज नहीं कराना चाहिए। आपने पेट की मसाज नहीं कराना है, फुल बॉडी की तो आपको कराना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपका जिस्म खुल जाता है, तो उसको सही करने के लिए मसाज थेरेपी आपकी हेल्प करती है। अब साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन उसके बाद ये बीमारियां, ये सारी चीज़ें होती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, उठा बैठा नहीं जाता। तो जो मखसूस टाइम है ना 1.25 महीने का ख़वातीन का, उसमें पंजीरी का इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए। वो 1.25 महीने आपको आराम के लिए कहा गया है। तो उससे आपकी बॉडी दोबारा बैलेंस हो जाती है, क्योंकि उसमें ठंडा गर्म हो जाता है। हमारी ख़वातीन मानती नहीं है, दूसरे दिन ही नहा लेती हैं। नहाना स्पंज बात आप ले सकते हो, पूरे पानी के साथ नहाना, बॉडी को ठंडा गर्म करना मना होता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके नतीजे ऐसे निकलते हैं। तो आप अपने उठने बैठने का, आप कहीं पर भी जाए ना, आपने अपना कुशन लेके जाना है। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको पाइल्स होती है, वो भी बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बैठ नहीं सकते। तो ये तकिया आपके साथ होना चाहिए आपका, कि आप इसमें बैठे तो आपको कदरे तकलीफ़ कम होगी। और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से वेट का भी इशू होता होगा इसमें, अगर वजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी ख़वातीन कहती हैं कि वेट बहुत बढ़ जाता है। देखिए, वेट की वजह से होता है ना, प्रेशर पड़ता है तो उस पर इतना दर्द नहीं होता, कमर में दर्द होता है क्योंकि पेट आगे आ रहा होता है तो आपके मसल स्ट्रेच हो रहे होते हैं ना। ये बात करी टेल बोन की, तो टेल बोन
उसके लिए होता है कि जब 1.25 महीने का अरसा होता है तो जो मसाज थेरेपिस्ट होती हैं वो पाम से ना ऐसे करके ऊपर करती हैं, और फिर इंजेक्शन का भी होता है, साइकोलॉजिकली भी होता है कि इंजेक्शन लगाए तो दर्द हो रहा है, और कुछ इंजेक्शन गलत तरीके से लगाए हुए होते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है एपिड्यूरल कुछ। क्योंकि एपिड्यूरल मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप लगाएं तो आप उनसे कहें, आपका हक है कि आप उनसे कहें कि मुझे बताएं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। जब वो इंजेक्शन निकालें तो आपकी नेकेड जो आईज है ना उसको देख नहीं पाए, वो इतना पतला होता है, बारीक होता है, और कुछ पैसों की वजह से, जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, तो कुछ पैसों की वजह से कुछ ऐसे ज़रा मोटा सा ले लेते हैं और बाज़ वक़्त उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बहुत तकलीफ़दा होता है। तो अपना ख्याल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रुबीना ने हमें कराची से मैसेज किया और इनका एक बहुत ही मुख्तलिफ तर्ज का सवाल है। इन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं जो ट्विन्स हैं, अब उन दोनों की उम्र है तकरीबन 14 साल, जिनमें से एक बेटी इनकी बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी है, जो दूसरी बेटी है उसको पीरियड्स अभी तक नहीं। अच्छा, अगर 13 साल से उम्र बढ़ जाती है तो अल्ट्रासाउंड पेल्विस का लाजमी कराएं, आप लाजमी कराएं, क्योंकि अब प्यूबर्टी की जो उम्र है वो तो अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स होते हैं मुझे बहुत हैरत होती है कि 7-8 साल में भी बच्चियों को मखसूस आयाम आ रहे हैं ग़िज़ाई बिगाड़ की वजह से। अब 14 साल तो बहुत हो गए, तो आपने एक अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि पता चले इस यूट्रस का साइज़ क्या है, उसको देखते हुए फिर कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, फिर उस पर जा सकते हैं। उनको परेशानी है कि दोनों ट्विन्स हैं, हाँ, और एक के साथ प्रॉब्लम है, उसके मखसूस हयाम आ गए, एक को नहीं आए हैं, तो कुछ माएँ कहती हैं, कुछ बुजुर्ग ख़वातीन कहती हैं कि कमज़ोरी है इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन नहीं, हमें दुनिया के साथ चलना होता है, रेशो देखना होता है। अब आपका जो है उसमें जो है 12 साल में मखसूस हयाम आ जाते हैं, नहीं तो 13 साल 14 साल, जो ठंडे एरिया होते हैं ना उसमें 14-15 साल है, जहाँ ठंडा एरिया, जहाँ टीवी वगैरह नहीं है, उनकी सोच वगैरह जो है ना उस हद तक नहीं पहुँची जैसे शहरी बच्चियों की पहुँच चुकी है, तो वहाँ पर कह सकते हैं हम कि 15 साल तक आए। लेकिन अगर शहर में रहती है तो प्लीज़ आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। मिसेस नसीम की कॉल है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नसीम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए प्लीज। जी, मुझे ना 12-13 साल से शुगर है, ब्लड प्रेशर काफी अरसे से, और मेरा जिस्म ना बुरी तरह कांपता है कि मैं खाने भी नहीं खा सकती, और मेरी ये कूल्हे की हड्डी में बहुत सख्त तकलीफ है, कमर में, मैं बैठ नहीं सकती, तो कोई ऐसी दवा बता दी मुझे। अच्छा, शुगर आपका कितना रहता है? मुझे सुबह को कभी 250, आज चेक की है तो 145 है सुबह। 145 तो मुझे अच्छा। हर वक्त शुगर हाई रहती है और मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह कांपता है। अच्छा ठीक है, ये बताएं HbA1c आपने कराया है? HbA1c कराया है? मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते, आपको खाना खाने के बाद नींद आती है? नहीं, बहुत कम आती है। नहीं, खाना खाने के फौरन बाद नींद तो नहीं आती? नहीं, नींद नहीं आती। हाँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं लेट जाती हूँ। अच्छा, बैठा नहीं जाता, आप लेट जाती हैं खाना खाने के बाद, और खाना खाने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा तो नहीं अच्छा होता। ठीक, मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो साबुत धनिया जो है उसको आपने जो है ना उबाल कर छान कर दिन में 2 बार पीना है, जो आपका जिस्म का कांपना है और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अल्लाह के हुक्म से उसमें फ़र्क पड़ेगा। ग़िज़ा में मशरूम्स, बटन मशरूम्स में मिले, कोई भी किस्म के मशरूम्स मिलें, खुम्बी उर्दू में कहते हैं, वो अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कर लीजिए। अब एक और चीज़, जब आप खाना खा रही हों तो आपने लेना है आधा कप पानी, उसमें आपने चंद कतरे, 2 से 3-4 कतरे आपने एप्पल साइडर विनेगर या जामन का सिरका, ठीक है, दोनों में से जो आपको मिल जाए, चंद कतरे डाल कर रख लीजिए। ये आपका खाना है, आप खाना खाइए। खाने के बीच में 1-1, 2-2 सिप जो पानी लेते हैं वो आपने ये वाला पानी लेना है, सिरके वाला। और आपने करना है दालचीनी, मेथी, कलौंजी,
दालचीनी, मेथी, कलौंजी, तीनों को हम वज़न मोटा मोटा दुरदुरा पीस कर रख लीजिए। किसी भी एक निवाले के साथ चुटकी डालकर आप खा लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अल्लाह के हुक्म से। और दूसरा, आपने साबूदाना पीसकर पाउडर बना लेना है। साबूदाना पीसकर पाउडर बना लेना है। दिन में एक बार आप चाहें तो उसको पानी में हल करके, चाहें तो वैसे ही दूध में, अगर आप दूध आपको हज़म हो जाता है तो शाम 4 बजे से पहले, शाम 4 बजे से पहले आप दूध के साथ साबूदाना वाला दूध ले लीजिएगा। साबूदाना को पकाइएगा नहीं, गर्म पानी में हल कीजिएगा या गर्म दूध में, जितना उसमें हल होना है, लेकिन आपने उसको चूल्हे की आग नहीं दिखानी। आप ये लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे जो आपके असाबी कमज़ोरी और आपको जो दर्द होता है, आपका जिस्म कांपता है, उसमें फ़र्क पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। और कूल्हे की हड्डी का आपने बताया, उसके लिए मैंने अभी तेल बताया था, वो भी कीजिएगा तेल लगाने के लिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ फैसलाबाद से मिसेस नसीम की कॉल है, इशरत की कॉल है फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इशरत। हेलो इशरत, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बता रही थी? जी, मैं बता रही थी कि देखिए जो बच्चियां हैं, अच्छा सॉरी, ब्रेक का वक्त हो जाता है। हम ये रेमेडी बताएंगे कि आप अपने जो पीरियड्स का टाइम होता है उसके अंदर क्रैम्प्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, इशरत फ्रॉम फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर बिल्किस से पूछना है, 16 साल हो गए और मेरी ना शादी को तो मेरे औलाद नहीं है और पीरियड भी नहीं आ रहे, क्या मसला है, बस यही पूछना है। उम्र क्या है आपकी? आपकी उम्र क्या है? 43। 43 है। 16 साल शादी को हो गए। आपने अपने रिपोर्ट्स कराए हैं? हाँ जी, रिपोर्ट वगैरह सब करवाए FSH, हैं। LH, AMH, एंटी मोराल हार्मोन, ये सारे बेटा टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आपके हस्बैंड का टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस होता है, फिर हाँ ट्यूब जी, टेस्ट सब होता है। करवाए, कह रहे सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। एक रेमेडी बता रही हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने लेना है सफ़ेद मौसली, अज़गन नागोरी, सफ़ेद मौसली, अज़गन नागोरी, और आपने ये दोनों लेने हैं 50-50 ग्राम। सौंठ इसमें डालेंगे 25 ग्राम और 25 ग्राम आप डालेंगे तिल। अच्छा, तिल होते हैं, सफ़ेद तिल भी होते हैं, काले तिल भी होते हैं। काले तिल हमेशा ख़वातीन के लिए अच्छे होते हैं और सफ़ेद तिल जो हैं वो मेल हजरात के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप दो नुस्खे बनाएं तो एक में 25 ग्राम जो है ना काले तिल डालकर आप इस्तेमाल कीजिएगा, एक में 25 ग्राम सफ़ेद तिल डाल के आपके हस्बैंड इस्तेमाल करेंगे। सबको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध के साथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने लेना है। अब आपके हस्बैंड को जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं बता देती हूँ। सुबह उठकर दालचीनी को पीसकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के उसको शहद में मिला के रखिए। अपने हस्बैंड से कहिएगा अगर उनको शुगर नहीं है तो ये जो है ना शहादत की उंगली से लेके मसूड़ों पे लगाएं और सुबह उठ के जैसे सलाइवा थूकते हैं और जो वो करते हैं ना जैसे कुल्ली करते हैं, ब्रश करते हैं, वो नहीं करना, ठीक है? आपने वैसे ही निहार मुंह जो है ना उनसे कहिएगा वो जो है ना पूरे मसूड़ों पर लगा लें और आपने अदरक का कहवा पीना है खाली पेट। ये कीजिएगा, 3 महीने कीजिएगा। अल्लाह करे कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम करे कि आपकी गोद भरे, आमीन आमीन। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब आज की रेमेडी बताइए। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। बड़ी इलायची, अच्छा इसमें ना 2 बहनें आपकी काम करती हैं। एक बड़ी बहन है बड़ी इलायची, छोटी बहन है छोटी इलायची। ये दोनों बहनें दर्दों के लिए बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर साहब माजरत के साथ हमारे साथ एक और कॉलर है जी जी टैक्सिला से ताहिरा। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा मसला ये है, मैं तायरा टेक्सटाइल से बोल रही हूँ। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मोरों का मसला है मेरा। तो मैं मोरों का। पीवा हुआ से चेक करवाती रही हूँ, मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती रही हूँ, तो जो दुआ जिसने भी बताई है मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये मसला मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी ये टांग जो है वो पाँव तक सुन्न हो जाती है ना, मेरा अंगूठे तक। अच्छा देखिए, जी मैं बता देती हूँ। टांगों का सुन्न होना ना कैल्शियम की कमी हो सकती है, या आपकी कूल्हे की हड्डी भी मुतासिर हो रही है, उसकी वजह से भी टांगों में नमनेस आ सकती है, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन D3 की कमी की वजह से। अब ये एक मौजू है तो इस पे आज बहुत सारे फ़ोन आए हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे वो हम कमर दर्द पे ही करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, उस पे करेंगे ताकि उसके भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन किसी भी किस्म का दर्द हो, आपको अर्क़ुन निसा ही क्यों ना हो, एक मैं टोटका बता देती हूँ, वो कीजिएगा। आपने लेना है 3 इंजीर रात को भिगो देना है। सुबह आपने इसमें जो है ना एक चीज़ शामिल करनी है, वो चास्कू के बीज है। बहुत सारे अमराज के साथ कमर दर्द और टांगों के नमनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपने चुटकी चास्कू के बीज 3 इंजीर भिगोए हुए पानी के साथ, पानी फेंकना नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सुबह उठ के इंजीर का पानी फेंक देते हैं, उसके आधे विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं आप लोग उसको गिरा देते हैं, वो नहीं फेंकिएगा। उसके साथ खाली पेट लेना है, आधे घंटे तक नाश्ता नहीं करना। इंशाल्लाह इससे आपको कुछ ना कुछ आराम आएगा। बाकी कमर दर्द के 2-3 किस्मों के हम यहाँ पर रखकर चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि उससे आप कैसे घर बैठे निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो मेरी बच्चियाँ जो अभी जिनको मखसूस आयाम शुरू हुए उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत बुरे क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है। एक तो मैंने हाइड्रोथेरेपी बताई, और अगर मखसूस आयाम शुरू हो जाए, पीरियड्स पेन क्रैम्प्स हो रहे हो, तो आप हॉट वाटर बैग थेरेपी होती है, गर्म पानी की बोतल पेट पर रखें और बैक पर रखें, ठीक है, और तो उससे भी काफ़ी आराम आएगा। और जो कहवा बनाना बता रही हूँ वो इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि छोटी बहन और बड़ी बहन आपकी मदद करेंगे, तो आपने छोटी इलायची के भी छिलके हटा देने हैं ऊपर का, और बड़ी इलायची के भी छिलके आपने हटा देने हैं। दोनों को लेके मैंने यहाँ पर रखा है तकरीबन 2 कप पानी। इसमें मैं ये डाल रही हूँ, इसमें सौंफ डालेंगे, अदरक डालेंगे, और इसमें पुदीने के 25 से 30 पत्ते, ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, और इसमें अलसी तवे पर भूनकर फिर वो इसमें डालेंगे। ठीक है, मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। अब इसको ढककर इतना पकाएंगे कि ये 1 ग्लास रह जाए। 1 ग्लास का मतलब है तकरीबन 2 से 3 कप। अब मखसूस आयाम स्टार्ट हो गए, पेन किसी सूरत नहीं जा रहा है, तो ये कहवा पीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है बहुत सारी बच्चियाँ मुंह बना रही होंगी, माएँ बोलेंगी बच्चियाँ ये नहीं पिएंगी, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आप दर्द से निजात हासिल करें तो आप ये ज़रूर पीजिए। इससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छा होता है, पेन मैनेजेबल हो जाता है। और इंशाल्लाह मेरे पास जब इस तरह के आते हैं माओं को, तो मैं एक बात कहती हूँ कि माओं के पाँव के नीचे अल्लाह गफूर रहीम ने जन्नत दी है, तो कुछ इन्हीं वजूहात की वजह से दी है ना, कोई स्ट्रगल्स तो होंगी, स्ट्रगल्स तो होंगी, बिल्कुल। तो आप जो है इन स्ट्रगल को मैनेज करना सीखे, बजाय कि चीख के पूरे मोहल्ले में बता दे। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बेहतरीन बात यह है कि आजकल जिस तरह हमारा ये जो दौर आजकल चल रहा है वो कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब कोई भी चीज़ है जो कि आप आराम से अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ माँ बेटियों के आपस के बीच में बात रह के आप अपनी सेहत से खेलते हैं। जी, और इसके साथ ना मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा होता है ना, मैग्नीशियम जैसे एवोकाडो, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एवोकाडो लें, क्योंकि बनाना से मैग्नीशियम एवोकाडो में ज़्यादा होता है। नहीं तो आप बनाना का, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी जो लड़कियों को नहीं पसंद, लेकिन मैं मजबूर हूँ बताना पड़ रहा है, इनका इस्तेमाल कीजिए, इससे भी दर्द जो है ना कम हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है मिसेज उमर सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेज उमर। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। जी मेरे 2 बेबीज है, तो दोनों सिजेरियन से हुए हैं, ठीक है। और जो सेकंड बेबी के बाद ना 6 माह बाद जब पीरियड्स हुए हैं ना,
तो वो बहुत ज्यादा हैवी फ्लोइंग बहुत ज्यादा है कि मतलब 10 पैड कल के कल मैंने भर दिए हैं, तो वो उसकी कोई रेमेडी बता दो। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। आपने खट्टा विटामिन सी ज़्यादा खाना है, ठीक है? और मकई का आटा ले लीजिए आप 2 चम्मच। कॉर्नफ्लोर नहीं लीजिएगा, ऑल्दो कि वो मकई का ही आटा है लेकिन वो बहुत सिल्की है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी कुछ मिले हुए होते हैं। अगर आपको मकई का आटा बाज़ार में नहीं मिलता है कि गर्मियाँ हैं नहीं मिल रहा, आप मकई लेकर उसको ब्लेंड करके आटा बना लें, ठीक है? 2 चम्मच आपने मकई का आटा लेना है, 1 कप खौलता गर्म दूध लेना है और आपने मकई का आटा 2 चम्मच उस दूध में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको पी लेना है शाम 4 बजे से पहले। सफ़ेद ज़ीरा और चीनी पीस कर रख लीजिए, ये भी चुटकी चुटकी लीजिए। अनार के फूल और मिश्री ये पीस कर पाउडर बना कर रख लीजिए। ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट लीजिए और रात को ये भिगो दीजिएगा 1 कप पानी में। 1 चम्मच अगर आपने पीस के रख लिए, रेशो में बता देती हूँ। आपने 100 ग्राम अनार के फूल लेना है तो 50 ग्राम आपने मिश्री लेना है और आपने खट्टा ज़्यादा खाना है, लाल चीज़ें ज़्यादा खानी है, मगर पत्तों वाली सब्जियां नहीं खानी क्योंकि इसमें विटामिन के होता है, तो जो है ना वो ब्लड थिनर के तौर पर तो उसको नहीं, उसको अवॉइड करना है, ये चीज़ें खानी है। तो इंशाल्लाह आप जिस तरह कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुक जाएगी इंशाल्लाह और नेचुरली रुकेगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मिसेस उमर कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रही थी ये अभी रेमेडी पेन कम करने की, कोई डाइट के अंदर भी कोई चीज़ें होती हैं जिस तरह अभी आप विटामिन सी का बता रही हैं कि लड़कियां वो चीज़ें लें जिससे ये चीज़ करती इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, फॉलिक एसिड, ये ऐसी चीज़ें हैं कि लेना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं तो आप ये जो है ना ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाइड्रोथेरेपी से फ़र्क पड़ता है। होम्योपैथिक की दवा है पल्सटीला, फिर आप किसी होम्योपैथिक से पूछ के, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि ना और भी चीज़ें देखी जाती हैं, और मैग्नीशियम फॉस, ये 2 दवाइयाँ बेहतरीन है। अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछकर हिस्ट्री के साथ आप ये लेंगे तो आपके जो क्रैम्प्स है ये 3 महीने में सही हो जाते हैं। ज़बरदस्त। हमारे साथ आयशा की कॉल है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है, मेरा ना बेटा है 1 साल का, उसके बाद ना मेरे फ्रैक्टल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं फेस पे। जी 1 साल का बेटा है, उसके बाद फ्रैकल्स। देखिए फ्रैकल्स किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। फ्रैकल्स का मतलब एक आपके ब्राउन ब्राउन तिल से बहुत सारे बन गए, ऐसा है, या आपको झाइयाँ पड़ गई हैं, पैचेस पड़ गए, जी जी पैचेस पड़ गए। देखिए फ्रैकल्स होते जो ज़्यादा गोरे चिट्टे लोग होते हैं ना उनको पड़ जाते हैं और वो उनको कहते हैं ब्यूटी मार्क्स की तरह उनको लेते हैं, जो ऐसे से ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, जो अक्सर आपने अंग्रेजों को देखा बहुत होगा, कॉमनली, हाँ बहुत कॉमन है, वो है फ्रैकल्स। और यहाँ पे फ्रैकल्स नहीं, यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है। अब पिगमेंटेशन के लिए अभी मैंने गर्मियों के लिए जो बताया था कैरी वाला, वो यूज़ कीजिएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। और खाने में लाल लाल चीज़ें लीजिएगा। अभी मैंने कहा है कि वो जो एक नुस्खा बताया था इंजीर वाला, जो मैंने कहा था कि दर्दों के साथ और बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, तो ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में भी आपकी हेल्प करता है। लाल लाल चीज़ें जो अभी मार्केट में आई हुई है, जामन, चेरी, फल से, इनका इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ये मसला ही कश्मीर है, इंशाल्लाह हल होगा अगर आप करते रहेंगे ट्रीटमेंट। तो अगर आप इस तरह करेंगे ना कि जैसे आप उस पर चले जाएंगे कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1-2 महीने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सप्रेस हो जाएगा, आपकी सुपरफिशियल लेयर से चला जाएगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप इसी तरह सोच के करेंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो ज़रूर होंगे। ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ सुमेरा है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर वर्कीज से सवाल पूछना था कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा इनसे सवाल है कि मेरी आगे शादी भी आ रही है तो काफ़ी मसला है, तो अगर आप उनसे बात करें। जी जी मैं बात कर रही हूँ। अभी मैंने नुस्खे बताए हैं, आप उन नुस्खे का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। कैरी वाला जो मैंने नुस्खा बताया था दोबारा बता देती हूँ। आपने इतनी छोटी सी कैरी लेनी है, उसका छिलका उतारना है,
अगर उसका बीज सख्त हो गया तो सख्त वाला पार्ट हटाना है, बीज आप इसमें रहने देंगे। कैरी और आधा कप दही लेंगे, 25 से 30 पुदीने के पत्ते लेंगे, इसको अच्छी तरीके से पीस कर स्क्रब की तरह, क्रीम की तरह बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब जिनकी स्किन ड्राई है वो हफ्ते में 1 दफ़ा कीजिए, जिनकी स्किन ऑयली है रोज़ाना कीजिए। अगर आपको 3 दिन में ये बहुत ज़्यादा सूट करता है तो आप रात भर लगाकर सुबह ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हैं। विटामिन सी हाई है इसमें, तो आपने ये ट्रीटमेंट करना ही रात को है। इसके बाद आप चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, इसके बाद आप बाज़ार नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। खाने के लिए जैसे मैंने बताया, चास्कू के बीज और इंजीर का इस्तेमाल वो कीजिएगा। चास्कू जो है ना खून साफ़ी भी है, वो आपके ब्लड प्यूरिफायर है, और इंजीर के तो क्या ही कहने, अल्लाह गफूर रहीम ने कसम खाई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। और आप लोग कहेंगे गर्मी में कौन इंजीर खाए? गर्मी में इंजीर खाया जा सकता है क्योंकि इंजीर आता ही गर्मियों में असल। अभी जून जुलाई में इंजीर पकेगा, तो आप सोचें कि गर्मियों का ही फल है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस, और डॉक्टर बिल्किस इतने दिन बाद आई हैं और आप लोगों की बेतहाशा फरमाइश की वजह से तो हमने इनको रोक के रखा हुआ है। हमारे साथ महविश की कॉल है वहाँ कैंट से। महविश से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका महविश? मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी पैदा हुई है, 21 दिन की है आज। कितने दिन की? 21 दिन की। बहुत 21 मुबारक हो दिन की, आपको भाई, जी। माशाल्लाह। हमारे तो मेरे कमर में बहुत दर्द है। डॉक्टर बल्कि से पूछना चाहती हूँ, नॉर्मल पैदा हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन मेरी कमर में बहुत पेन है। अच्छा, आप वो पंजीरी वगैरह जो खाते हैं वो खा रही हैं? पहली बेबी है या मतलब कि दूसरी तीसरी? जी पहली बेबी है। पहली पंजीरी मैं बेबी। खा रही हूँ, लेकिन कमर में बहुत दर्द है। इस तरह लगता है जैसे कमर सो गई है मेरी। अच्छा, आप सुन रहती हूँ। सुन होती है। अच्छा, आपको जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने अद्वियात दी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रही हैं? जी वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, वो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक है? और आप फीड करा रही हैं बच्चे को? जी फीड करवा रही, इतना ही देती हूँ। अच्छा, आप बैठ के फीड करा रही हैं, लेट के फीड करा रही हैं? कभी बैठ के कभी लेट के। जब लेट के कराती हूँ तब ज्यादा तकलीफ होती है। जी, मैं यही आपको कहना चाह रही थी। और देखिए, एक और सवाल है कि मेरी छोटी बहन है, वो मैरिड है, उसके सर पे उसके मुंह पे बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं और पिंपल्स बहुत ज्यादा है, शादीशुदा है। अच्छा बेटा, अच्छा सबसे पहले मैं आपके मसले बता देती हूँ। कभी भी बच्चे को लेटकर नई माओं को फीड नहीं कराना चाहिए। उससे आप जो है ना खुद का भी नुकसान करेंगी, बच्चे का भी नुकसान करेंगी। हमेशा बैठकर, क्योंकि आपको नहीं पता, आप लेटकर फीड कराएंगी, आपको नींद आ सकती है, आप बच्चे पर ही करवट ले सकती हैं। तो ये हरकत ना करें, बैठकर फीड कराएं और अपने कमर के पीछे तकिया रख दें, सुकून से बैठें और फीड कराएं। उसके बाद बच्चे को बर्प दिलाएं, बच्चे को सुलाएं। बहुत ज़्यादा लेटने से भी कमर में दर्द होता है, ठीक है? लेटे रहने से, सख्त जगह पर लेटे रहने से भी होता है। आप गर्म पानी की जो बॉटल जो है वो आप कमर पे रखें। मैंने एक तेल बनाना बताया, दोबारा बता देती हूँ आपको। आपने जैतून का तेल 1 कप लेना है, आपने उसमें 1 चम्मच लौंग डालना है, 1 चम्मच दालचीनी डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप ये वाला तेल जिस तरह मैंने कहा गरम कीजिएगा, फिर इसमें ये दोनों चीज़ें डालकर चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा, इसका ऑयल इसमें शामिल हो जाएगा। और आपने अब क्या करना है, आपके कमर में शदीद दर्द है तो अदरक का जूस निकाल कर पहले अदरक का जूस कमर पे लगाना है, उसके बाद ये तेल लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और आपने कब्ज़ नहीं होने देना। अगर आपको कब्ज़ है तो जो मैंने इंजीर वाला नुस्खा बताया वो कीजिएगा, अमरूद का इस्तेमाल कीजिएगा। गर्म पानी पीना है, अजवाइन वाला। आप अभी भी चिल्ले में आप पानी बनाएंगी, 1 से 1.5 लीटर पानी में आपने गर्म पानी में आपने 1 चम्मच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच आपने सौंफ डालना है, 2 बड़े चम्मच जौ या गंदुम कच्चा कूटा हुआ
वो डालना है। और ये गर्म पानी आप थर्मोस में डाल के रखिएगा, और जब भी आपको प्यास लगे आपने यही वाला पानी पीना है, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और ग़िज़ा में भुनी हुई चीज़ें नहीं, शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उससे फ़र्क पड़ेगा। अब आपने कहा कि बालों का मसला है, गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये है कि हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से बाल आए हैं तो उसके लिए इंटरनल इलाज करना पड़ेगा। एक्सटर्नली मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, मकई का आटा लेना है, इसमें आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, और अंडे की सफ़ेदी लेने हैं। दोनों को ऐसा बीट करना है जैसे हम केक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बालों पर लगाकर जो है उसको सूखने देना है। जब सूख जाए तो एक और लेयर लगाना है, वो भी सूख जाए तो तीसरी लेयर आपने लगाने के बाद मलमल का कपड़ा आप लगा दें। लगाने के बाद छोड़ दें। और जैसे अगर आपके बाल इस तरह निकल रहे हैं तो आपने ऐसे ही लगाया है, और जो है ना दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से आप उसको खींच लें। हो सकता है उसमें कम बाल निकले, लेकिन जो निकल जाएंगे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, तुरमुस का बीज का ऑयल मिलता है। अगर तुरमुस के बीज का ऑयल नहीं मिले तो आपने तुरमुस पीसकर पाउडर बनाकर जब आप ये बाल निकाल लें उसके बाद आप लगा लें, या वैक्स करने के बाद आप लगा लें। और अपनी बहन से कहें इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बाल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। हमारे साथ हैं बुशरा फ्रॉम मियावाली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। हेलो जी बुशरा, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी, मोटापे के बारे में। मोटापा मेरा बहुत ज्यादा हो गया, पाँव में तकलीफ ज्यादा होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। जी, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं मोटापे की वजह से। आपकी उम्र क्या है? 45 साल है। अच्छा, प्लस माइनस शादीशुदा है? जी शादीशुदा, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ऑपरेशन हुआ है रसोलियों का। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अपना कैल्शियम विटामिन D3 आपने कराया है, आयरन का टेस्ट कराया है, CBC कराया है? जी टेस्ट करवाए, वो ठीक है। सब ठीक है। सूजन है या मोटापा है? मोटापा बहुत ज्यादा है, पेट बढ़ा हुआ है। पेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, आपकी ग़िज़ा में आप क्या खाती हैं? ज्यादा नहीं खाती, तो रोटी यही खाती हूँ, फ्रूट भी इतना नहीं खाती, दूध भी नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा, रोटी कितनी खाती हैं, सुबह दोपहर शाम? भूख ज्यादा लगती है। तो फिर 2-2 रोटी खा ली जाती है, ऐसा ही है ना? जी हाँ जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप 6 रोटी रोज़ाना खाएं, लेकिन आप कैसी रोटी खाएंगी वो सुन लीजिए। खमीरा आटा बना लें, ठीक है। अगर खमीरा आटा नहीं करेंगे तो आप एक साथ अपने लिए रोटी बनाकर फ्रिज में रख दें, ठीक है। अब इसमें शुगर कंटेंट, अगर खमीर आएगा तो शुगर ख़त्म हो जाएगी, तो वही रोटी आपकी दवा बन जाएगी। बासी रोटी खाना सुन्नत है, ठीक है। तो आपने वो रोटियां बनाकर रख दें। अब ये रोटी अगर आप खाएंगी तो इससे आपकी जो सूजन, मोटापा, ये सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा नहीं होंगी। मगर अब अगर इतना मोटापा है कि पेट इतना बड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आपने अदरक, मैं आपको एक नुस्खा बता देती हूँ। आपने देखे नींबू लेने, ऐसे नींबू के बीज निकाल देने, बीज निकालेंगे मगर ये नींबू का छिलका नहीं उतारेंगे। आपने लेने 8 से 10 नींबू, 1 गड्डी पुदीना और इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। या तो इसको सिलबट्टे पे आप पीस चटनी बना लें या आप ग्राइंडर में, लेकिन इसको ऐसे ना इस तरह जैसे केक की तरह, क्रीम की तरह आप चटनी बनाएं। उसके बाद आपने लेना है आधा कप गरम पानी, इसमें से आप 1 चम्मच डालेंगे। ये जो मैंने बताया है वो 8 दिन या 10 दिन का बनेगा। 1 चम्मच डाल के, अगर आपको अल्सर नहीं है तो सुबह खाली पेट पिएंगे। जिनका भी पेट भरा हुआ है, बड़ा हुआ है, भरा हुआ नहीं बड़ा हुआ है, वो ये रेमेडी यूज़ कीजिए। इसके साथ पराठे, निहारी, बिरयानी सब मना है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने 40 से 50 कदम चलना है। खाने से पहले आपने आधा घंटा चलना है। और ये वाला जो है ये आप सुबह
खाली पेट पिएंगे और रात सोने से पहले पिएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को, हो सकता है कुछ लोग बोले कि मुझे एसिडिटी हो रही है, अगर ये शिकायत हो तो थोड़ा सा इसकी मिकदार कम कर दीजिएगा, लेकिन ये ऐसे 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 आपके वेट को गिराता है। करके देखिएगा, खासकर स्टबन फैट जो पेट पे आया हुआ होता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। रात सोने से पहले डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप कोर बनाने की कोशिश करेंगे पेट अंदर करके। ये आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। 50 दफ़ा ये करने, जैसे आपने सांस लिया पेट में निकालते हुए पेट को अंदर लेके रोका, इस तरह कीजिएगा कि यहाँ पसीना आए, तो आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें। सांस लेना है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। सांस लिया पेट फुलाते हुए, सांस निकाला पेट को दबाते हुए, और फिर आपने रोक लिया। ये एक हो गया। फिर आप पहले दिन 10-15 कर लें, दूसरे दिन इस तरह कर करके आप 50 के उस पे 50 तक ले जाएं। मुफ्त का मशवरा और मुफ्त की चीज़ें आपने मेहनत करनी है, अगर आप कर लेंगे आपका पेट इंशाल्लाह कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी आप ये आपने रेमेडी बताई है वेट लॉस की, मुझे एक बात बताइए, क्या ये ब्लड प्रेशर के मरीज या शुगर के मरीज वो भी सब कर सकते हैं? सब कर सकते इसमें हैं। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। लेमन शुगर के लिए अच्छा है, सफ़ेद ज़ीरा ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, अदरक पूरे पेट के लिए अच्छा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। ये हर कोई यूज़ कर सकता हर है। कोई यूज़ कर सकता है, अनलेस और अनटिल आपको इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। ठीक है, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अब हमें ज्वाइन किया है हमारी किचन क्वीन ने, शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं खट्टे मीठे आलू। मीठे भी? हाँ, थोड़ा सा खट्टा, स्वीट एंड सावर टेस्ट Sweet and होता है sour इसका, तो थोड़ा डिफरेंट बनते हैं। पराठे के साथ ये बनेगा। पराठा? हाँ, पराठा। वाओ, वेरी नाइस। इसके हम कचौरी भी बना सकते हैं, एंड वी कैन हैव इट विद चपाती आल्सो, नान आल्सो, और चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये मेन पराठे के साथ खाते हैं। खाया जाता है ना, चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजे का और मेरे लगता ख्याल से कभी कभी शाम में बहुत अच्छा लगता है। Exactly, है ना, जो शाम स्नैक का हाँ, थोड़ा snack टाइम हो time रहा होता होता है है शाम का, लेकिन बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था नौरीन की, कभी कभी इस तरह की जो डिशेज होती हैं, अगर वो आप क्रैकर्स के साथ भी खाएं ना, बिल्कुल। बिस्किट्स पे रख के, हाँ, या इस तरह मजे का लगता है। पापड़ पे रख पापड़ के खाने। साथ ना, हाँ, इस तरह की चीजें बड़े मजे की लग रही होती जी हैं। बिल्कुल, प्लीज शाम के स्नैक्स। अच्छा, मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 1 kg, ठीक है। मैंने इसको अपना पील करके मैंने इस तरह क्यूब्स में काट के इसको ब्लांच किया। ब्लांचिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। लाइक पानी को आप लोग उबालने रख दें एक पतीला में, पतीली जो होती है, ठीक है। आपने हाफ पतीली पानी की भरी, जब वो उबलने लगा आपने आलूओं को इस तरह क्यूब्स में काट के डाल दें, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। वो ब्लांच हो जाएंगे। हमने जैसे हम चावल बनाते हैं, लाइक एक कन्नी हम छोड़ देते हैं, तो हमने आलू में भी एक कन्नी छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको पक्का पूरा डन कर देंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे, वो मैशी हो जाएंगे। तो हमने एक कन्नी हमने आलू को छोड़ दिया इस तरह तक। जब ये हम बनाएंगे तो ये उसमें ऑटोमेटिकली गल जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हमको चाहिए इमली का पल्प, इमली का पेस्ट, ठीक है। इसमें ये जाएगा आपका राई दाना, ठीक है। राई दाना जाएगा, मस्टर्ड सीड्स जिसको बोलते हैं, ये जाएगा इसके अंदर। लीमू का रस जाएगा, ब्राउन शुगर इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा कैरामेलाइज्ड होगा, जो स्वीट एंड सावर टेस्ट होगा वो ब्राउन शुगर से होगा। करी लीव्स एज यूजुअल, क्योंकि मेरे जितने भी देसी खाने होते हैं मैं कड़ी पत्ते के बगैर नहीं बनाती, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज फेनल सीड्स, कलौंजी, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगी। चॉप गार्लिक है, आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चॉप लहसुन लिया है, ठीक है। साबुत गोल मिर्चें इसमें 4 से 6 जाएंगी। अच्छा, ये है आपका क्यूमिन सीड, जीरा, साबुत जीरा इसमें जाएगा, सफ़ेद वाला। काला जीरा क्या होता है, वो हम उसमें डालते हैं पुलाव के लिए। हमेशा जब भी आप आलू बनाए या कोई भी सब्जी बनाते हैं, हम उसमें हमेशा सफ़ेद जीरा यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, नमक एज पर योर टेस्ट, आपके हिसाब से होगा। और ये हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया है, ठीक है। इस तरह ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करें। मैं आपको खट्टे आलू की अपनी एक थोड़ी सी अगर हिस्ट्री बताऊं ना, हाँ। खट्टे आलू घर में बनते थे, जी। ठीक है। और मुझे सुबह यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता था, तो मैं क्या करता था, अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह आप जल्दी
क्लास में जाने के लिए उठ रहे होते हैं 7-8 बजे के करीब, तो मैं खट्टे आलू लेता था और उनको मैश करके उसका सैंडविच बनाता था यस खुद से। खट्टे आलू लिए, टोस्ट लिया, उसको हल्का सा वो किया, टोस्टर में डाला, वो स्प्रेड किया, उसके ऊपर खीरे वीरे रख के बंद किया, टिश्यू पेपर में लपेटा, ले गया कॉलेज। हाँ सही और वो इतने मजे का लगता मजे है का। ड्यूरिंग द डे टाइम भी ना, एग्जैक्टली बहुत मजे का लगता है। हम एक दिन बनाएंगे आलू के बन कबाब, हम वो भी बनाएंगे, बहुत Very मजे के nice. बनेंगे। सुनिए अभी धीरे धीरे बहुत सस्ती रेसिपीज पे नहीं जा रही है। मैंने सोचा एक अंग्रेज शेफ आई है, कुछ मजेदार खिलाएगी। आप तो बिल्कुल मुझे ढाबे का रास्ता दिखा रही है। थोड़े देखिए 1 वीक हम देसी पे आएंगे, 1 वीक हम कॉन्टिनेंटल पे आएंगे, हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। बिल्कुल, फिर वन वीक हम ओरिएंटल पे चले जाएंगे। चाइनीज, हाँ है ना, चाइनीज, थाई, जापानीज, थाई, हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, डोंट यू वरी। इटालियन भी बनाएंगे, वेरी नाइस, पास्तास वगैरह, स्पैगेटीज वगैरह। चलिए हम इसमें ऑयल डालते हैं। इसमें हम डालेंगे अराउंड हाफ अ कप ऑफ ऑयल। ठीक है, इसमें हाफ अ कप ऑफ ऑयल चला गया। इसमें अब मैं डालूंगी ये चॉप्ड गार्लिक, लहसुन कुटावा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका फ्लेम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें ये चला गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा लाइक गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तो फिर बाकी के लवाजमात जो इंग्रेडिएंट्स है फिर हम इसमें ऐड करेंगे। एक गार्लिक, एक करी लीव्स का जो अरोमा आता है ना ऑयल में, उफ, दैट वाज अमेजिंग। आपको बहुत पसंद है ना? मुझे बहुत पसंद है ना, आप काफी मुझे इसको- बहुत पसंद है। जिस तरह आपको पता है मुझे ना ऑलिव्स बहुत पसंद है। हाँ, ऑलिव्स। तो आपको पता है कभी कभी कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिनमें ऑलिव्स की जरूरत भी नहीं होती, हाँ, लेकिन आप खाते हैं। मैं उसमें डाल देता हूँ। मुझे पास्ता में बड़े मजे के कभी कभी पास्ता में मजे के लगते हैं। अच्छा, जैसे ग्रीन होते हैं, एक ब्लैक ऑलिव्स I like black. हाँ, आप अगर कभी इत्तेफाक हो ना तुर्की जाने का, तो वहाँ पे इतनी जगह पे इतने ऑलिव्स मिलते हैं भाई, हर चीज किस्म में। के। जैकेट पोटैटोज नहीं होते? यस, वो भी बनाएंगे किसी दिन। हाँ, लेकिन नौरीन, हमारे पास जो पोटैटोज होते हैं पाकिस्तान में, वो छोटे साइज के होते हैं। लेकिन आप जब सुपरमार्केट्स में जाएंगे आपको मिलेंगे बड़े जैकेट पोटैटोज के लिए, वो बड़े भी होते हैं। अच्छा, बड़े भी मिलते ढूंढना पड़ता है, हैं। हाँ, ढूंढने से तो खुदा भी मिल खुदा जाता भी है। मिल जाता है, बिल्कुल। अच्छा, ये जब थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन होगा, अभी ये थोड़ा सा व्हाइट है, गोल्डन की तरफ जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल उसे डार्क ब्राउन कर देते हैं। डार्क ब्राउन से क्या होता है, आपका जो खाने का टेस्ट होता है थोड़ा सा जला जला हो जाता है, तो हमेशा इसको गोल्डन ब्राउन रखा करें, नॉट ज्यादा ब्राउन। चलिए, गोल्डन ब्राउन हो, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये सफेद जीरा। ठीक है, ये उसके बाद इसमें जाएगा ये साबुत गोल मिर्चें 7 to 8। ठीक है, और फिर ये जाएंगे कड़ी लीव्स। और नौरीन, आप इसकी खटास के लिए इसमें क्या डालेंगे? इमली? इमली एंड लेमन जूस। अच्छा। हाँ, और अगर किसी के पास इमली वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो? नहीं हो खाली तो लेमन लेमन जूस डाल दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने ब्लांच्ड पोटैटोज रखे थे, इसके अंदर ये चले जाएंगे। हम कुछ भी वेरिएशंस कर सकते हैं, लेमन जूस डाल दें। अगर इमली नहीं है, इमली है तो लेमन जूस नहीं डालें, लेमन है तो इमली नहीं डालें। और कुछ सुना, भी। अगर वो दोनों चीजें ना हो तो सिरका डाल सकते हैं। हाँ, सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन सिरके से वो टेस्ट नहीं आएगा जो लेमन एंड इमली से इमली आएगा। से आएगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं है तो आप डाल दें 2 टेबलस्पून सिरका, ब्राउन शुगर में थोड़ा सा डिसॉल्व करके। अच्छा, हाँ। उसे खटास कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा, देखें, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौटे करेंगे, फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें जो है सारे मतलब आलू में थोड़ा सा ये कड़ी पत्ते का, जीरे का एंड लहसुन का टेस्ट आ जाए, साबुत गोल मिर्चों का ऑयल के साथ। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी ये राई दाना 1/4 टीस्पून, और नमक एज पर योर टेस्ट। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। सुनिए, जब 1 टीस्पून इतना महारत से डाल देखिए, आपने कभी आप मेजर किया है? कभी आप 1 टीस्पून ही होता है? देखिए, हमें इतनी आदत हो जाती है ना, वो पता चल जाता है मेजर। हम शुरू में बड़ा मेजरिंग उसमें स्पून से डालते थे, सब करते, अब हमें पता चला 1 टीस्पून क्या है, तो हाफ अ टीस्पून क्या है, 1/4 टीस्पून क्या है, तो एक आदत नहीं, हो लेकिन जाती कभी है। आपने मेजर किया कि आप जो जिस हिसाब से डालती हैं वो उतना ही हाँ, होता है? बिल्कुल। वो उतना ही वो निकलता है। उतना ही होता है, क्योंकि लेवल्ड होता है। एक होता है हीप्ड भर के, तो लेवल्ड होता है, वो हमें पता चल जाता है हम कितना डाल कितना रहे ले हैं। रहे हैं। जी। अच्छा जी, हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी, फेनल सीड्स, ये हमने इसके अंदर डाल दी। कलौंजी का भी एक अपना टेस्ट होता है।
ये जितने भी स्पाइसेस है ना, इनका अपना एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है। अच्छा, कुछ लोग इसमें टोमेटो प्यूरे भी ऐड करते हैं, लेकिन वो फिर वो टमाटर वाले आलू बन जाते हैं। सुनिए, कुछ लोग तो कच्ची हरी मिर्ची भी ऐड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो ये मैं डालूंगी ना अभी कच्ची डालेंगी ना, जी जी उससे थोड़ा अच्छा तेज एग्जैक्टली। अभी मैं इसमें 3 से 4 डालूंगी हरी मिर्चें स्लिट करके। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसमें चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको हरी मिर्चें बहुत पसंद है। बहुत पसंद। नोटिस। आई लव हरी मिर्च। हाँ, एंड हरी मिर्च रियली हेल्दी देन ये पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, उससे ज्यादा हेल्दी आपकी हरी मिर्च है। मैं तो ये हर नुकसान खाने के नहीं साथ करती। कच्ची हरी मिर्च खाता हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ काट के भी नहीं मिले, पूरी जो हरी साबुत होती है ना, साबुत वो एक निवाले में अगर आप खा ले, बड़े मजे का एक एग्जैक्टली जाग जाते हैं जरा। खाने में जान आ जाती है। आपको पता है नौरीन, ये जो हरी मिर्च होती है आपके बालों के लिए कितनी अच्छी चीज बहुत है। अच्छी, इतना अच्छा इरिटेंट है बालों के लिए। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है ग्रीन विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एग्जैक्टली। चलें जी, ये हमारा हुआ। अब इसमें मैं थोड़ा सा भी डालूंगी चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये जाएगा, और अब मैं इसमें डालूंगी ये इमली का पल्प। इसमें ये जाएगा ये 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ये जाएगा, और ये ब्राउन शुगर है ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, ये मैं स्पैचुला का जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से, मैं आपको एक ही बात बताती हूँ, जब भी आप नॉन स्टिक पैन्स या वॉक्स या पतीली व्हाटएवर आप लोग यूज़ करें, या तो स्पैचुलाज यूज़ करें या फिर ये वुडन स्पून्स यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, आपके बर्तन भी सेफ रहेंगे, और बीमारियों से भी आप लोग सेफ रहेंगे। क्योंकि जितने आप लोग स्टील के चमचे घुमाएंगे इसमें, तो क्या होगा, अंदर का सारी चीज़ें वो निकल जाती हैं, जो इनका सारा वो होता है नॉन स्टिक पैन्स का। तो दैट इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए बहुत खराब है ये। बिल्कुल, वो नॉन स्टिक उसका सारा उतरना शुरू हो जाता उतरना है, शुरू हो जाता है, वो लोहे बहुत के खराब चमचों से। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही तो ऑलवेज यूज ये स्पैचुलास या फिर वुडन स्पून्स। चलें जी, ये हमारा ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये लीमू का रस, अराउंड ये 2 टेबलस्पून लीमू है, इसके अंदर ये चला गया। अच्छा, हम इसको थोड़ी देर सिमरिंग पे रखेंगे, इसको हम 5 मिनट इसको हम सिमरिंग पे रखेंगे। इसके बाद फिर हम बनाएंगे इसके साथ पराठे। नौरीन, वैसे वो कौन सा लम्हा था आपकी जिंदगी में जब आपने डिसाइड किया कि मैं शेफ बनूंगी? कौन सा क्या था लम्हा? बचपन से शौक था, रियली पैशन था। आपको पता है, जो मेरा खानसामा था, मैं जब भी स्कूल से आती थी, आई रियली वेंट टू किचन कि वो क्या बन रहा है। मैं उनके साथ बहुत खाने बनाती थी, एंड माय मम, उनको तो वो तो यू नो शी वाज द किचन क्वीन। वो तो सारी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी ज्यादातर। और फिर आप लोग कहते हैं ना वो कुकिंग बुक्स, मैं शुरू से कुकिंग बुक्स की बहुत शौकीन थी। लोग डॉल्स से खेलते थे, मैं डॉल्स भी किचन सेट्स लेकर आती थी। तो मतलब वेरी मच पैशनेट अबाउट किचन एंड ऑल किचन स्टफ। तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं शेफ बनूंगी। माय डैड वाज लाइक डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर का तो नो चांस। मुझे लगता है शेफ भी एक डॉक्टर ही होता है। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी आई थिंक यू नो बड़ी अच्छी बात है कि इफ यू ईट योर फूड एज मेडिसिन, Exactly. यू विल नॉट ईट मेडिसिन एज फूड। नो नीड ऑफ ईटिंग मेडिसिन। बिल्कुल सही। बिल्कुल। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। नौरीन या बना रही है खट्टे आलू। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की जो कंडीशन है, जो हालात चल रहे हैं, उन पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए और इंशाल्लाह एक बार फिर हम पुरअमन लहर दोबारा दौड़े। और इस वक्त हमारी जो शेफ़ हैं वो बना रही हैं खट्टे आलू। नौरीन, कहाँ तक पहुँची आपकी डिश? हमारे जो खट्टे आलू हैं वो सिमरिंग पे हैं, ठीक है, दम पे हैं। 2-5 मिनट है, हम इसके साथ हम पराठे बना रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, पराठों का मैं बताती चलूँ, ये मैं होममेड घर से ही बना के लाई थी, बिकॉज यहाँ इतना टाइम नहीं होता। तो व्हाट आई डिड, मैंने 2 कप मैदा लिया, ठीक है, उससे मैंने 1 कप दूध डाला और 2 टेबलस्पून घी एंड 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून शुगर एंड 1/2 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको गूंद लिया था। गूंद के मैंने इसको 3 to 4 आवर्स ढक के रख दिया, क्लिंग रैप करके, ताकि वो फूल जाए। ठीक है, फिर हमने इसके पेड़े बनाए एंड देखें इस तरह से ये पराठा हमारा रेडी हो गया। ये फिर इसको थोड़ा फ्रीज कर दें, बेल के थोड़ा रोलिंग पिन से फ्रीज कर दें, और हम इसको नॉन स्टिक पैन में यूँ डाल देंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त।
और इसके ऊपर हम कुछ बटर, घी, तेल हाँ, हल्दी जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है। ठीक है। हाँ, तो ये वैसे ही फूल जाएंगे। अब आप देखिएगा जब मैं बनाऊंगी इसको। जबरदस्त। हाँ। खवातीन और हज़रात, हमारे एक और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन हकीम है, हकीम शाह नज़ीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आपका। अच्छा हकीम साहब, आज किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम वेट लॉस, अच्छा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा है, और जैसे मेल या फीमेल दोनों के लिए है। और आपने अक्सर देखा होगा, लोग सुबह जब उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। एक ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दूसरा ये है कि कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है, जिस्म फैल रहा होता है, बॉडी लटका हुआ आ रहा होता है, पेट लटका हुआ होता है, और ये है कि पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही होती है। तो आज हम एक ऐसी रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं जिससे आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी हम बनाना सिखा रहे हैं जिससे और बेनिफिट्स ये होंगे कि जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, जैसे एचडीएल हाई हो रहा हो या ट्राइग्लिसराइड हाई हो, ये उसको भी कंट्रोल करेगी, साथ में फैटी लीवर को भी दूर करेगी, और फालतू फैट जो बॉडी में बन रही होती है ये उसे भी ख़त्म करेगी। तो इसके लिए टोटली हमने 3 चीज़ें हम दे रहे हैं। इसमें यह है कि मक्को दाना जी। और खवातीन और हज़रात, अगर आप हकीम शाह नज़ीर साहब से बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल मुख्तसर रख के आप कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी हकीम साहब, हकीम साहब, ये जो अभी आप रेमेडी बता रहे हैं, जी, जी। ये यंग और ओल्ड, हर तमाम उम्र के लोग तमाम इसे उम्र के लोग इस्तेमाल कर हैं। सकते इसकी हैं। कोई उम्र की कैद नहीं है, कम से कम 14 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन। और इसे तमाम तबके के, जैसे हाई बीपी का पेशेंट हो या कोई भी डिजीज़ का हो, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, एक तो जो कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको ना ये जो आप वज़न की, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दिन बाद एकदम से मोटे हो जाते हैं। मतलब बचपन में अगर आप उनकी जवानी का टाइम देखें तो बिल्कुल स्किनी, पतले से होते हैं, और फिर लेटर एज में बहुत वज़न उनका बढ़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शुरू से ही ओवरवेट होते हैं। एक तो पैदाइशी होते हैं, एक होता है विरासत से मोटापा, तमाम घर के लोग तकड़े तकड़े, एक ये भी होता है। दूसरा ये है कि अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेकर आना, यानी ये है कि हम सारा दिन बैठे रहना किसी काम में, यानी कोई पैदल चलने का काम नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये है कि आपका वेट गेन होना शुरू होता है, हाइपोटेंशन होनी शुरू होती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अक्सर आके, असफर भाई आपके यहाँ मैंने अक्सर आके कहा है कि आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप ऑफिस में आप 8-9 घंटे देते हैं, अपने लिए आधा घंटा देते हैं, काफ़ी है। आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है हकीम साहब कि अपने लिए जो वक्त मिलता है ना लोगों को, उसमें वो सोना प्रेफर करते हैं। क्या चलो सो जाओ, बस जो वक्त मिला उसमें एक्सरसाइज से बेहतर है कि सो जाओ, नींद कर लो। अपनी नींद पूरी करना भी चाहिए, लेकिन आधा घंटा इसलिए हम कहते हैं कि बाकी दुनियादारी के लिए, सोने के लिए, सबके लिए रखें, अपना एक टाइम मैनेज कर लें आप लोग। क्या आपने ऑफिस में इतना वक्त गुजारना है, आपने वॉक इतनी देर करना है, सोना इतनी देर है, घर वालों को इतनी, देखो हर एक चीज़ एक प्लान से होता है, ऐसे नहीं होता। आप प्लान कर लें, एक दिल में तहैया कर लें कि मैंने अपना वेट कम करना है, अपनी नींद भी पूरी करनी है, पानी भी ज़्यादा पीना है, वॉक भी करना है, और खुश भी रहना है। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जी, बताएं। तो इसमें आप चाय पिएं, अपना वज़न कम करें, तो वो किस तरह करेंगे आप? आपने लेना है मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, ये है ऊंट कटारा बूटी, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, और ये है अर्जुन की छाल। अच्छा, मुझे तो चॉकलेट लग रही थी। हाँ हाँ, चॉकलेट की तरह लग रही है। इसका 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के ऐसे 1.25 कप पानी में डालेंगे और इसे उबाल लें। ठीक है, ये कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना 1 टाइम पिएं, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा शुरू के 10 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, और दूसरा आस्ते आस्ते आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक सफ़ूफ आप बनाएंगे, उसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। जिस तरह अभी टी में 3 चीज़ें डाली हमने, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। आपने लेना है, ये अजवाइन खाते हैं उसके पत्ते हैं, ये अजवाइन के पत्ते हैं, इसका वज़न लेना है आपने 50 ग्राम। ठीक है, ये है अलसी, फ्लैक्सीड, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, और ये ज़ीरा सफ़ेद ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। ये साबुत हैं, इनको एक ही मशीन में डाल के ऐसे पाउडर भी बना सकते हैं आप। मिक्स कर लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले,
अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। निगल ये- लें इसको। जी हाँ, निगल लें पानी और में- पानी पी लें या पानी के अंदर मिला के भी घोल ले के लें, पी लें। कोई हर्ज नहीं ठीक है। है। दिन में 2 मरतबा लेना है, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। और ये ऊंट कटारा, अर्जुन की छाल और मक्को दाना, इसका जो कहवा बनाएंगे आप, ये 1 टाइम रोज़ाना पिएंगे। आप देखिएगा 1 महीने में इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हर 5-6 दिनों में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा और 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न कम होगा आपका। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है एमन फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एमन। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी मुझे बस ये पूछना था, मुझे ओवेरियन सिस्ट है, मेरी एज 42 है और मुझे जो है ना हालांकि ओवेरियन सिस्ट के बावजूद अल्लाह पाक ने 2 बच्चे अता किए और उसके बाद जो है अब मतलब ये सिलसिला तकरीबन, बेटा मेरा बड़ा जो है वो 16-17 ईयर्स का है, लेकिन मुझे हार्मोन्स का मसला है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं, जिसकी वजह से मेरा वेट काफी जो है ना वो हाई हो रहा है, मतलब तकरीबन 70 के लगभग जा रहा है। मुझे ये इस वजह से बताइए, मेरी टांगों में भी दर्द होता है और मुझे ज्यादा जाना है, इस चीज के लिए आप अगर मुझे कुछ और प्रेफर कर सकते शुक्रिया। और ब्लड एवर प्रेशर आपकी एज क्या है? हैं। एज मेरी 42 है सर, 42 है जी। 42। जी हाँ, देखें इसमें हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में वो मेनोपॉज की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। इसमें भी गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। हार्मोन्स में जैसे FSH, LH और प्रोलैक्टिन, जब ये डिसबैलेंस होते हैं तो इनका मंथली साइकिल में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एक लकड़ी आती है लूत पठानी, लूत पठानी, इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ में अरके मक्को पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस ह्याम के दिनों में इसे रोक दीजिए। आप देखिएगा इस 2 महीने में आपके बाद आप अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन कंट्रोल में मिलेंगे। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो कॉल करके हकीम साहब से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी है, रूबी फ्रॉम रावलपिंडी। रूबी से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है? मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। मेरा जो है ना वजन तो है ज्यादा और पेट ज्यादा है, तो और मुझे ना मोरों का भी मसला है, तो उस वजह से मुझे घुटनों में बहुत दर्द होता है। मेरा वजन कम होता ही नहीं किसी तरीके से। मुझे डॉक्टर गए, कहते हैं वजन कम करो, लेकिन नहीं होता। मैंने बहुत फक्के शक्के बना के खाई हैं। जी, अच्छा, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? बीपी हाई होता है कभी कभी। अच्छा, मेरी बहन उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 55। 55 है, बिल्कुल सही। देखें इसमें इनका एक तो वेट ज़्यादा है, दूसरा जब वेट की वजह से और आम तौर पे भी ख़वातीन में जैसे 40 साल प्लस हो जाती है ना, तो उनको घुटनों के जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में घुटनों में गैप आ जाता है और कड़कड़ की आवाज़ आती है। आपने लेना है सिंघाड़ा 50 ग्राम, चौप चीनी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या सादा पानी से लें। साथ में अरके मक्को पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम, नीम गर्म करके पीना है। आप देखिएगा आपका वेट भी कम होता जाएगा, साथ में ये जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसे ये ना सोचिए कि 2-4 दिन में आप तकरीबन बेहतर हो गए, दर्द मर्द ख़त्म हो गए, आपके कपड़े आस्ते आस्ते लूज़ हो गए। आपने इसको रोकना नहीं है, इसको 3 महीने करके छोड़ दीजिए ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। बेहतरीन। हमारे साथ हैं माजबीन, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माजबीन। अस्सलामुअलैकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात। जी जी, बात जी मेरी कर बहन। सकते हैं। मेरा शाह नज़ीर साहब से ये सवाल था कि मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। तकरीबन 6 मंथ से मैंने न्यूरो सर्जन के पास भी गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है मेरा सर पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे सर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ गए हैं। मैंने मुख्तलिफ ऑयल भी यूज़ किए हैं और बस मुझे इसका हल बता दें कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मेरे सर में जगह जगह खाली होती जा रही है, बहुत कम बाल रह गए हैं, बहुत कम।
अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताइए, आपको कोई साइनोसाइटिस एलर्जी तो नहीं है, यानी बलगम रेशे की शिकायत? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता, कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है। बेहतर, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी एक रेमेडी बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। देखें असफर भाई, जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली खाली हो रहा हो जिस तरह वो बता रही हैं, और फ्रंट खाली होता है, बाज़ लोगों का बैक खाली हो रहा होता है, बाज़ लोगों का सर पूरा अंदर से नज़र आ रहा होता है, ऐसी सूरत हाल में आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल ले लें आप आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, रोगन 12 तुखम, रोगन 12 तुखम ये भी आधा पाव, इन तीनों को मिला लीजिए। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डालें, 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल मुकम्मल तौर पे गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद उसकी रीग्रोथ होगी और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे। अच्छा, लेकिन हकीम साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बाल गिरना होता है डाइट की वजह से होता है, बीमारी की वजह से होता है, तेल सिर्फ एक ऊपरी लेयर के लिए सही है। देखें ऊपरी लेयर के लिए है असफर भाई, देखो बाज़ लोगों के जो बाल गिरते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी गिरते हैं, हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से भी बाल गिरते हैं, साइनसाइटिस एलर्जी से गिरते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी की वजह से गिरते हैं, या डायबिटीज़ हो रही हो, या आम तौर पे आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो रही हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये वो नुस्खा है जो मेरी अपनी बेटियाँ यूज़ कर रही हैं। अच्छा, हमारे साथ जुल्फ़िकार है रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, वो मेरी वालदा है, उनके जो है पाँव कभी कभी मतलब सुन्न हो जाते हैं, दर्द होने लगता है जोड़ों में, ज़रा ये पता करवा देंगे इनके लिए क्या सही है? अच्छा ये मुझे बताइए, उनको शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, शुगर कोई नहीं है। बेहतर, तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगी। देखिए जिन लोगों के भी चाहे वो शुगर हो या ना हो, दोनों सूरतों में बाज़ लोगों के पाँव इतने सुन्न हो जाते हैं कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो जिनके हाथ या पाँव कहीं भी बॉडी का हिस्सा सुन्न हो रहा हो, आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है, एक सत्तावर लेनी है, एक अजगन नागौरी लेनी है। सत्तावर और अजगन नागौरी ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। सबसे पहले ये होगा 2-3 दिनों में ये सुन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, और जब ये मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बेहतरीन। हम चलते हैं हमारी शेफ़ की तरफ और देखते हैं नौरीन की डिश कहाँ तक पहुँची है। जी नौरीन। हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें उफ, हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। और खूबसूरत पराठे। कुछ चपातीज भी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा रोस्ट करके थोड़ा सा वो भी हमने सर्व कर दिया। अच्छा हमारे आलू सिमरिंग पे थे, मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम इसको करेंगे सर्व। क्या लजीज खुशबू आ रही है। ओह बहुत बेहतरीन आ रही है। चलें जी, ये हमारे आलू खट्टे मीठे, अरोमा पूरे हमारे स्टूडियो में फैल चुका है। जिनको भूख नहीं भी लग रही उनको भी लग जाएगी। लग गई है। ये सीधा मेरे ऑफिस में भिजवाइए खाना, खबरदार यहाँ पे छोड़ा किसी ने। जी रेसिपी बताइए जल्दी से नौरीन जी। अच्छा मैंने इसमें लिए थे 1 kg पोटैटोज, ठीक है, मैंने उसको क्यूब्स में काट लिया था और उसको ब्लांच कर लिया था। ब्लांचिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। उसको ब्लांच करके हमने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वोक लिया, उससे मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें करी लीव्स डाले, चॉप गार्लिक डाला, ज़ीरा डाला साबुत सफ़ेद वाला, साबुत गोल मिर्चें डाली लाल वाली, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा सा सॉटे किया, करी लीव्स डाले 10 to 12, उनको मैंने सॉटे किया। उसके बाद मैंने जो ब्लांच्ड पोटैटोज थे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें चमचा चलाया, थोड़ा सा स्टियरिंग करी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें फेनल सीड्स, मस्टर्ड सीड्स मतलब राई दाना एंड मस्टर्ड सीड्स हमने ये डाला, फेनल सीड्स डाला, राई दाना एंड वो कलौंजी, ठीक है, हमने ये ऐड किया। उसके बाद हमने नमक एज पर योर टेस्ट हमने ऐड किया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड करी। लीमू का रस हमने इसमें ऐड किया है, इमली का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है, और फिर हमने इसको ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून डाल के थोड़ा सा कैरेमलाइज करके हमने इसको थोड़ा सा स्टर कर लिया। फिर हमने इसको सिमरिंग में रखा 5 to 7 मिनट्स और ये हमारे आलू रेडी हो गए।
बेहतरीन, जबरदस्त भाई, तालियां नौरीन के लिए। और अब तक नौरीन ने बहुत ही लजीज खाना बनाया है, बेहतरीन, और बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, सबको भूख लगा दी है। सबको भूख लगा दी है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब भी लोग कोई भी रेमेडी या कोई भी चीज़ टेलीविजन पे सुन रहे होते हैं और वो उसको ट्राई कर रहे होते हैं, वो बहुत इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जल्दी फॉलो करें। एक कोई भी आप ये जो रेमेडी बताते हैं, इसको मिनिमम कितने अरसे तक फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसको जो चीज़ आप पे 10 दिन में काम नहीं करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। नहीं करेगी। 10 दिन का 10 दिन में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए, आप मुतमईन हो जाने चाहिए। ठीक है। चाहे वेट लॉस की हो या कोई भी चीज़ हो। अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो वो 2 दिन में आपको रिजल्ट उसका मिलना चाहिए, आपके दर्द में आराम आना चाहिए, वरना आप 2 साल भी खाते रहोगे काम नहीं करेगी। तो इसलिए हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है कि आपको रिजल्ट आना चाहिए। जब रिजल्ट आया, आपने महीना 2 महीना जितने दिन आप यूज़ करें, जैसे आप ठीक हो गए आप इसे बंद कर दें। अच्छा असफर भाई, एक चीज़ मैं बताऊं कि बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट निकल रहा होता है, पेट बढ़ रहा होता है और पेट काफ़ी हद तक सख्त हो चुका होता है और तरबूज की तरह निकला हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में ये एक फली आती है, अमलतास की फली। बिल्कुल ठीक है, इसे हमारे गुजराती लोग गिरमारा बोलते हैं। इसके ऐसे चीरा लगा के 2 इंच की फली को, इसका छिलका फेंक दें, इसके अंदर का गूदा 1 कप अरके सौंफ में रात को भिगो दें। अरके सौंफ का 1 कप ले लें, उसमें भिगो दें रात को, सुबह निहार पेट उसे छान के पी लें। आप 1 टाइम रोजाना पिएं, ये कुछ दिन पिएंगे, आपका जितना भी पेट निकला हुआ होगा यूं कमर के साथ लग जाएगा और खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बेहतरीन बात है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट इतना नहीं होता लेकिन पेट बहुत ज्यादा होता है। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौरीन थैंक यू वेरी मच, यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात आपका बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आपकी कॉल्स और आपकी जितनी भी आरा होती है उससे हमारा शो बेहतर ही होता है। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।